अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज थ्योरम नंबर 5 चैप्टर नंबर 12 स्टेटमेंट एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। सबसे पहले आप देखें कि इस स्टेटमेंट में और थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है कि थ्योरम नंबर 5 थ्योरम नंबर 4 के लिहाज से कन्वर्स है। किस लिहाज से कन्वर्स है, क्या मतलब है यहाँ कन्वर्स का? ये जो स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है इसमें आपका जो पॉइंट है उसके बारे में सिर्फ दो मालूमात कि वो आपके एंगल के अंदर है और वो एंगल के जो आर्म्स है उससे इक्विडिस्टेंट है, और आपने इसको साबित क्या करना है कि ये वाला पॉइंट उसके बाइसेक्टर पर लाई करता है। जबकि थ्योरम नंबर 4 में इसके लिहाज से बिल्कुल कन्वर्स बात थी। वहाँ पे हमारा जो पॉइंट था वो पॉइंट जो था वो बाइसेक्टर पर था और हमने उसे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म जो है साबित किया था। सबसे पहली बात तो आप ये फ़र्क देखें। अब आप देखें ये आपके सामने डायग्राम ओ ए आपकी एक रे है, ओ बी जो है वो आपकी दूसरी रे है। तो इस लिहाज से जब आप देख रहे हैं, मैंने पहले बताया आपको कि दो रेज की टेल्स को जब हम आपस में कंबाइन कर देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। उससे क्या मिलेगा? हमें एंगल मिलेगा। दो रेज की टेल को आपस में कंबाइन करने से आपको एंगल। अच्छा, अब देखिए जहाँ तक पॉइंट की बात है, अगर मैं इसका पॉइंट इस जगह पे भी ड्रा कर सकता हूँ, इस जगह पे भी ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों पॉइंट इस स्टेटमेंट के लिहाज से गलत हैं। ये दोनों पॉइंट स्टेटमेंट के लिहाज से क्या है? गलत है। क्योंकि यहाँ पर जब ये बात की गई कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कि ये एंगल के इनसाइड पर है, ये आधी मालूमात थी। आधी मालूमात कहाँ पर है? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी कि वो जो पॉइंट आपने ड्रा करना है उसमें एक खूबी तो ये हो कि वो इस एंगल के अंदर अंदर आए, और दूसरी खूबी क्या हो उसके अंदर? दूसरी खूबी उसके अंदर ये हो कि वो इसके बाजुओं से जो है, इसके आर्म जो हैं ओ ए और ओ बी, उनसे इक्विडिस्टेंट होना भी ज़रूरी है। इसका मतलब है हम ये जो दो पॉइंट हमने बनाए हैं इसकी बजाय हम एक ऐसा पॉइंट ड्रा करें कि जो हमारा पॉइंट जो है इसके तकरीबन सेंटर में आना चाहिए, ताकि वो ऊपर वाले बाजू और नीचे वाले बाजू से क्या हो? इक्वल हो। अब इस तरह से ये वाला जो हमारा पॉइंट सेंटर वाला आपको दिख रहा है जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स है, ये वाला राइट है, बाकी दो पॉइंट आपके गलत हैं। अब इसके बाद इसी पॉइंट को जब हम इस तरह से देख रहे हैं एंगल के ऊपर, अब इसे वाज़ेह करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ की बजाय इस जगह पे हम इस पॉइंट को बना देते हैं P। हमारा ये पॉइंट P हो गया। अब ये जो पॉइंट P है ये हमारा यहाँ से देखें तो, और इधर से भी देखें, अब हमारी कोशिश क्या है कि ये पॉइंट जो हमारा बने, ये पॉइंट दोनों बाजुओं से इक्विडिस्टेंट हो, यानी कि इसके एंगल के सेंटर में आए। इक्विडिस्टेंट मीन एंगल के सेंटर में आना चाहिए। और दूसरी बात, एंगल जो होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? 90। एंगल क्या बनेंगे दोनों के दोनों? 90। क्योंकि पहले भी बताया था डिस्टेंस जब आप लेंगे, डिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि आप वो 90 के लिहाज से लें ताकि वो शॉर्टेस्ट आ जाए। ये अब आपने ले लिया। अब दूसरी अहम बात यह है कि ये जो इक्विडिस्टेंट आपको गिवन है, गिवन का मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट में ये आपको खुद बता दिया गया है कि ये जो आपका फासला है, डिस्टेंस है, इसके बाजुओं से इस पॉइंट का ये आपस में बराबर है। अब आप देखें ये पॉइंट आप यहाँ ड्रा करें या इस जगह पे ड्रा करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी एंगल के अंदर है और ये पॉइंट्स भी एंगल के अंदर हैं। अब हम इसे मिटा देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। अब हमें सिर्फ डायग्राम के उस हिस्से में पहुंच गए कि जहाँ पे हमारा गिवन का हिस्सा तो हो गया पूरा इक्विडिस्टेंट वाला। अब हमने क्या करना है, इसी पॉइंट को जो हमने गिवन के मुताबिक बनाया कि P एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस एंगल के अंदर भी आ रहा है, ये सारा एरिया इस एंगल के अंदर का काउंट किया जाएगा, और इसके साथ साथ ये इसके तकरीबन सेंटर यानी कि इसके बाजुओं से ये मसावियुल फासला या इक्विडिस्टेंट भी है। अब इसके बाद यही वाला पॉइंट अगर हम इसके राइट बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर के ऊपर साबित कर गए तो इसका मतलब है हमारा थ्योरम कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए गिवन क्या होगा, जो हमारे पास इस हिस्से तक है वो हमारा गिवन, और इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, ये हमारा टू प्रूव में जाएगा। एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB। अब आप ये देखिए AOB, इसके अंदर हमने ये अपना पॉइंट P लिया, उसी के बारे में हमने गिवन में लिख दिया एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB।
लेकिन मैंने फिर बताया कि इस पॉइंट, ये पॉइंट तो कहीं भी लिया जा सकता था ना, ये भी पॉइंट है इसी के अंदर है, ये पॉइंट भी इसके अंदर है, ये पॉइंट भी इसके अंदर है, सारे पॉइंट इसके अंदर है। लेकिन हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जो पॉइंट इस एंगल के जो आर्म्स हैं, इस एंगल के जो आर्म्स हैं उसके लिहाज से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। अब ये पॉइंट देखें P जो है ये इसके आर्म से इक्वी डिस्टेंट भी है, और वो जनरल पॉइंट्स हमने नहीं लिया जो कि उससे इक्वी डिस्टेंट नहीं थे। सच दैट इस तरह से लीजिए PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR। अब ये देखा जाए तो PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR का मतलब इक्वी डिस्टेंट की ही इलामत है। कैसे? P से लेकर ये अब हमारा पॉइंट Q हो गया, P से लेकर Q तक का फासला और P से लेकर जो R तक का फासला है वो हमारा इक्वल हो, PQ और PR आपस में इक्वल हो। ये जो PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR आपने लिखा है, देखा जाए तो ये इक्वी डिस्टेंट ही लिखा है आपने कि ये इसके आर्म से इक्वी डिस्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मालूमात देखिए, वेयर PQ परपेंडिकुलर टू OB। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो PQ है ये आपके OB रे के ऊपर, PQ लाइन सेगमेंट OB रे के ऊपर क्या कर रहा है? 90 का एंगल बना रहा है। ये 90 कहाँ से पता लग रहा है? परपेंडिकुलर से पता लग रहा है कि ये 90 एंगल बना रहा है। और PR जो है वो OA पर 90 बना रहा है, PR परपेंडिकुलर टू OA, यानी कि PR जो है वो आपका OA जो आपके पास रे है उसके ऊपर ये 90 एंगल बना रहा है। तो परपेंडिकुलर इस बात की इलामत है कि ये एंगल 90 के ही बन रहे हैं। और एक अहम बात और भी देखें, सिंबल्स की स्टूडेंट अमूमी तौर पे गलती कर जाते हैं। ये सिंबल गौर से देखें कैसा है, लाइन सेगमेंट का सिंबल है क्योंकि इसके ऊपर एरोहेड नहीं है। और OA को जरा गौर से देखें, इसके ऊपर एक साइड पर एरोहेड है, ये किसका सिंबल होगा? रे का सिंबल होगा। पढ़ते वक्त भी ख्याल किया करें, ये PR लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर, PR लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू OA रे। ये अब हमारे पास गिवन हो गया। इसके बाद टू प्रूव में क्या होगा कि ये जो पॉइंट P है इसे अब आपने साबित करना है कि ये पॉइंट P अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं तो उसके ऊपर आएगा। क्या कर, ये पॉइंट P क्या होगा? अगर इस एंगल का हम एक बाइसेक्टर लें, इस एंगल का क्या लें हम? बाइसेक्टर लें, तो उसके ऊपर ये P आएगा, यानी कि P लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ। अब P जब लाइज करते हैं इसके बाइसेक्टर पर, उसी को हमने टू प्रूव में कैसे लिखा? पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ये हमारे पास एंगल AOB टोटल है, इसका ये जो P है ये इसके बाइसेक्टर पर लाई करेगा। कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने पहले क्या बताया था? दो अहम बातें। स्टेटमेंट से इसका कोई जिक्र नहीं होता स्टेटमेंट में इसका, लेकिन ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए ज़रूरी होती है, हेल्पफुल साबित होती है। और दूसरी अहम बात क्या बताई थी कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन होगी उसे आपने बोल्ड लाइन से नहीं बल्कि डॉट लाइन से क्या करना होगा? आपने कंस्ट्रक्शन को किससे करना होगा? शो डॉट लाइन से। किससे करना होगा जी? डॉट लाइन से। कंस्ट्रक्शन डॉट से होगी, बाकी पूरी डायग्राम आपकी बोल्ड होगी। अब स्टेटमेंट में गिवन और टू प्रूफ तो होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी स्टेटमेंट में मौजूद नहीं होती। लिहाजा कंस्ट्रक्शन सिर्फ इसकी क्या है कि आप इस पॉइंट P को O से मिला दें। पॉइंट P को किससे मिला दें? O से मिला दें। और क्यों मिला रहे हैं? इसके मिलाने से हमारी जो एक ट्राइंगल थी अब ये दो ट्राइंगल में बदल गई। सबसे बड़ी बात, अब जस्ट आपने लिखा जॉइन P टू O, जॉइन P टू O। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रॉसपोंडेंसी के हवाले से इन ट्राइंगल POQ क्रॉसपोंडेंट टू ट्राइंगल POR। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए कि 12.4 के अंदर भी और 12.5 के थ्योरम के अंदर भी आपको एक बात बड़ी मज़ेदार नज़र आएगी कि कोशिश कर रहा है बुक वाला, पॉइंट सेम ले रहा है, P Q R A B O तकरीबन वही पॉइंट, ताकि बच्चे के ऊपर बर्डन ना हो नए नए पॉइंट्स का। तो ट्राइंगल POQ क्रॉसपोंडेंट टू POR सेम ट्राइंगल 12.4 की तरह बन रही हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस अब आपने नोट करना है कि कहाँ कहाँ आया है। अब पहले नंबर पर तो ये है कि आप देखें, मैंने पहले भी बताया पिछले थ्योरम में भी कि PQO यानी कि पहले आपने नीचे वाली साइड का एंगल या नीचे वाली साइड का जो लाइन सेगमेंट है वो आपने अपने प्रूफ के अंदर लेना है। तो देखिए PQO एंगल PQO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO, एंगल PRO। अब इसकी आपने देखने हैं कि गिवन से लेके कंस्ट्रक्शन तक इसकी रीज़न कहाँ मिलेगी।
गौर से देखें, पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब परपेंडिकुलर 90 का एंगल शो करता है, तो लिहाजा इसकी रीजन आपको मिल रही है गिवन में। कहाँ मिल रही है जी? गिवन के अंदर। और गिवन में आपने क्या किया हुआ है? राइट एंगल। गिवन में क्या किया हुआ है? ये राइट एंगल्स, क्योंकि दोनों के दोनों राइट एंगल बनते हैं। अब इसके बाद अब आप देखें पी ओ जो आपने कंस्ट्रक्शन में किया है, ये कॉमन पॉइंट बन रहा है आपका। पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ। अब ये कॉमन के लिहाज से भी ठीक है, और अगर इसकी स्टेटमेंट हम कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दें तब भी कोई वो नहीं है, लिहाजा हम इसे कॉमन में यूज़ कर लेते हैं कि ये इसकी रीज़न जो हमारे पास कॉमन हो गई। इसके बाद पी ओ हो गया। पी ओ के बाद आप देखिए कि पी क्यू और पी आर ये भी बराबर है। पी क्यू और पी आर जो है वो भी आपका बराबर है। पी क्यू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। अब इसकी रीज़न गौर से देखिए कहाँ बनती है। आपने यहाँ स्टार्ट में कहा गिवन के अंदर कि पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। इसका मतलब हुआ कि इसकी रीज़न भी गिवन है। इसकी रीज़न भी क्या है? गिवन है। अब इस तरह से देखें, एक एंगल दो साइडें आपके पास, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और नोट कीजिए, जो आपने पी ओ की बात की है, पी ओ को गौर से देखें कि ये हमारा पी ओ राइट एंगल के सामने वाली साइड बनती है। इसी तरह पी ओ इसके लिहाज से भी देखें तो राइट एंगल के सामने वाली साइड बनती है। अगर ये राइट एंगल के सामने वाली साइड बन रही है तो पी ओ का नाम हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया? हाइपोटेन्यूस। क्या बन गया जी? ये हाइपोटेन्यूस। और पी आर जो आपको नज़र आ रही है, पी क्यू एंड पी आर, ये हमारे पास आ गई जी साइड। क्या आ गई जी? साइड। अब पास्टुलेट्स में आप गौर कीजिए कि एक पास्टुलेट आपका ऐसा भी है जिसमें एच एस कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। अब ये एच है, ये एस है, इसी तरह ये आपका एच है और ये आपका एस है, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस और ये आपकी साइड है। तो इस बुनियाद पे हम अब क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डेंट थी, अब हम उन्हें क्या कहेंगे कि अब वो हमारे पास ट्राइंगल जो हैं वो आपस में क्या हो चुकी हैं जी? कॉरस्पॉन्डेंसी से कन्वर्ट होके कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। क्या हो गई हैं जी? वो कॉन्ग्रुएंट। पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ आर। और जहाँ तक इसकी रीज़न की बात है तो आपने यहाँ पे एच एस और यहाँ पे भी एच एस, तो लिहाजा एच एस कॉन्ग्रुएंट टू एच एस कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। इसके बाद अगर देखें, जब आपने ये बात की है कि ये आपस में बराबर हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं इसके आगे, सिंस ये आपस में बराबर है और इसी की बुनियाद पर हम ये बात कह सकते हैं कि अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? पी जो है वो एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हम अगर पी ओ क्यू और पी ओ आर इन दो हिस्सों का अगर हम बराबर करने में कामयाब हो जाएं, जैसा कि अब हमने ट्राइंगल्स को बराबर कर लिया, तो इसे ज़रा गौर से देखें। ये क्या चीज़ है? ये हमारा हाफ एंगल इधर से आ गया और हाफ एंगल हमारा ये हो गया। और अगर ये पी ओ क्यू और पी ओ आर ये दो आपको जो हाफ एंगल नज़र आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर। वाज़े रहे, यहाँ पे ये ट्राइंगल की सिंबल लगा, ट्राइंगल का सिंबल है, इसका मतलब है ये ट्राइंगल की तरफ इशारा है और ये सिर्फ एंगल है, नॉट ट्राइंगल, ये एंगल है। और जब आपने ये कर दिया कि पी ओ क्यू और पी ओ आर, किस बुनियाद पे कर दिया? इसलिए कर दिया कि पी ओ क्यू ट्राइंगल और पी ओ आर ट्राइंगल जो आपको नज़र आ रही है, जब हम इनको कॉन्ग्रुएंट कह गए, इसका मतलब हमारे तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो हमारी आपस में क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं। तो उसी बुनियाद पर हमने क्रॉसपॉन्डिंग पी ओ क्यू एंगल को पी ओ आर, पहले में मैंने बताया कि आप जब ये पी ओ क्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं पहले? क्योंकि ये नीचे वाली ट्राइंगल का हिस्सा है और पी ओ आर जो है ये ऊपर वाली ट्राइंगल का है। तो पी ओ क्यू और पी ओ आर जो आपने लिया है, ये आपके पास क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, नॉट साइड, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles, corresponding angles of congruent triangles।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब आपने कहा कि सिंस ट्राइंगल बराबर हैं, उसी बेस पर हमने कहा कि हेंस ये एंगल भी आपस में बराबर है। ये वही बात आ गई, जैसे गिवन में आप गौर कीजिए, मैंने कहा कि पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, और इसी की बुनियाद पे मैंने कहा कि पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर कहें, या इसको यूं कह लें कि दिस पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर एंड क्यू, कि ये जो पॉइंट पी है ये आर से और क्यू से इक्विडिस्टेंट है। और इसी बात को अगर इस अंदाज से कहते हैं कि पी क्यू जो है वो पी आर के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एक ही चीज़ के दो अंदाज हैं। अब लास्ट में हम देखें कि इस हिस्से की बुनियाद पर एंगल पी ओ क्यू पी ओ आर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि इसका यही मतलब बनता है, दैट इज़ कॉमा, कि अब ये गौर से देखें, ये आई फुल स्टॉप ई फुल स्टॉप फिर कॉमा, इसका मतलब दैट इज़ यहाँ तक हो गया, ये कॉमा, कि पी जो है हमारा पी लाइज ऑन द बाइसेक्टर, P lies on the bisector, P lies on the bisector of angle AOB, angle AOB। इंशाल्लाह अगर आप इन रीजंस के साथ और इस अंदाज से इस थ्योरम को याद रखेंगे तो ये आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह।